Very good evening, everyone. Welcome back. Yes, Akifa, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. चलिए, सबका स्वागत है इस ग्रेड अप के इस चैनल पे जहाँ पे हम लोग सब इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे. और आज जो हमने एक पहाड़ जैसा हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का जो बीड़ा उठा लिया है, वही चीज आज हम कंटिन्यू करेंगे. सो चलिए, सबके साथ आज हम लोग करने वाले हैं इस सेशन को. आज है दिन 109, एपिसोड नंबर 10, 437 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं. सो सितंबर अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, जल्दी से क्विकली एक रिव्यू. सितंबर 2020 दोनों हो चुके हैं. पेपर जो था 100 क्वेश्चन का, राइट. इसमें से मैंने तकरीबन 80-90 के करीब किया, बिकॉज पैसेज था, 2 पैसेज थे, वो छोड़ दिए मैंने. इसके अलावा आता है दिसंबर 19, फिर आता है जून 19, फिर इसका एक पार्ट बाकी है मेरे पास अभी. और इसके अलावा दिसंबर 18 कर लिया है, जून 18 कर चुके हैं, अब हम हैं नवंबर 17. सो आशा करता हूँ ये सब पुराना बहुत सही चल रहा है और अभी हमें चलने दीजिए. कल के पेपर आपने देखा, परसों का पेपर जो हमने किया था एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, आशा करता हूँ वो काफी था आप लोगों के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए. तो आप लोगों को असलियत पता गया कि अगर पेपर थोड़ा सा भी एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड हो, थोड़ा सा भी सरप्राइज पैकेज रहे, तो हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए. सो मैं एक बार बता देता हूँ कि मेरा मोटिव क्या है. देखिए, यूजीसी हमेशा से एक डायनामिक रही है. तो चाहे आप भले ही डाइट थ्योरी की बात कीजिए, थॉमस डबलडे की बात कीजिए, पल्मा रिशो की बात कीजिए, बाउंस चेक बाउंस होने की वजह से कितने साल की कितना टाइम की जेल होगी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात कीजिए, किसी भी तरीके से हर टाइम 3 से 4, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कि ऐसा लगता है जैसे हमने कभी पढ़ा ही नहीं. तो इसी सरप्राइज एलिमेंट को कम करने के लिए, ये स्टोचैस्टिक को नॉन स्टोचैस्टिक करने के लिए मैंने ये कोशिश किया है कि आपको बहुत सारी सरप्राइज पैकेज दे सकूं मैं. एनीवे, चलिए आज की शुरुआत करते हैं. नवंबर 2017 पेपर 2 पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50. और जिनको भी मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ना है, टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, हर स्लाइड में भी है, तो आप वहां पे मुझे जुड़ सकते हैं. फॉर दिस एक बात और, कल मैंने वैक्सीन का सेकेंड डोज लिया तो बहुत दर्द हुआ हाथ में, और उसके बाद दर्द से भी ज्यादा क्या था कि मुझे फीवर चढ़ गया. तो इसीलिए कल ये होमोजीनियस एंड होमोथेटिसिटी वाला जो क्लास था वो मैंने कर नहीं पाया. तो ये क्लास जो है अब होगी कल. सो कल जो है, थोड़ा टाइम याद रखिएगा, कल थोड़ा सा अटपटा टाइम में आ रहा हूँ मैं. 7:30 शनिवार है, तो मुझे भी टाइम चाहिए 7:30. और ये वाला जो है संडे को सुबह 9 बजे है. दोनों ही सेशंस जो है वो ग्रेड अप ऐप पे है. तो ये कल सैटरडे, दिस इज संडे. सो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे कि होमोजेनिटी, होमोथेटिसिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग. ज्यादा से ज्यादा ये बिल्कुल मैथ फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं, याद रखिएगा. ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं करने वाला मैं, बहुत सिंपल सिंपल भाषा में. अगर कभी भी इसने आपको तंग किया है तो आइए, इसको अपना जितना भी हमारी मेंटल टॉर्चर हुआ है, इसको पूरा का पूरा हम वसूल करेंगे, राइट. आशा करता हूं सभी के सभी समझ गए. चलिए, फ्लैट 25% ऑफ. यूज दिस कोड टीच25. पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही एक ग्रेड ऑफ सुपर के अंदर. सो आपको एक ही फीस भरनी पड़ेगी एंड यू विल बी हैविंग 25%. सो ऑफर टीचर्स डे सेल है, तो ऑब्वियसली सभी को पता है कि प्लीज डू गो फॉर इट. एंड अभी भी टाइम है, मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं इकोनॉमिक्स की. और एट द एंड ऑल इंडिया इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट कब है उसके बारे में मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन आपको मैं डेट बता दूंगा. ओके, 3 सितंबर, यानी कि कल से आज से हम लोग ऑलरेडी वी आर इनटू द न्यू बैच. 600 स्टूडेंट हैव ऑलरेडी जॉइंड मी, यू कैन सी दिस. एंड टोटल 170 सेशंस. प्लीज फॉर सब्सक्रिप्शन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9650052900, राइट. सॉरी, ओके. ये मेरे सेशन प्लान है यूट्यूब का. तो जिन लोगों को लगता है कि सर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करवाते, प्लीज ऐसा मत बोलिए, भगवान पाप देगा. मैं हमेशा करवाता हूँ. ऐसा 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 गलत इल्जाम मेरे पे मत लगाइए. मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, सो ऐसा प्लीज मत बोलिएगा, ठीक है. यूजीसी के पेपर के अलावा तो मैं तो एनटीए का, आईसीएआर का भी उठा लाया, आरपीएससी का भी उठा लाया, उड़ीसा का भी है. ये देखिए, सब कुछ है. प्लीज थोड़ा देख के. और मैंने ये देखा है कि जब मैंने ये दिखाया उसके बाद लोग उड़ीसा, सर उड़ीसा का प्रैक्टिस करवा दीजिए. बाबा जो शेड्यूल है वो शेड्यूल के हिसाब से चलूंगा.
उड़ीसा का पेपर 19 को है, 19 से पहले मैंने 2 सेशन रखा है ऑलरेडी। उड़ीसा का मैंने बहुत सारे पेपर, जो दो पेपर थे, 350 क्वेश्चन थे, 350 क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ। आरपीएससी का 160 क्वेश्चन था, मैं कर चुका हूँ, अब पार्ट 2 ले रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो प्लीज ऑल ऑफ यू बी रेडी, बी विद मी, सब कुछ हो जाएगा। दिस इज द सेशन जो कि मैंने आपको बताया, 7:30 बजे शनिवार को मिलेंगे अब, और संडे को 10 बजे नहीं है, 9 बजे है ये। अभी रिसेंट अपडेट हमारे ताजा सूत्रों ने हमें बताया है कि ये सुबह 9 बजे हो सकता है, क्योंकि पेपर 1 10 बजे है। सो प्लीज ऐसा थोड़ा बहुत होता है, राइट। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन टफ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, पेपर देखिए, जब भी ये पेपर जब आया था 2017 का, ये पेपर पहला क्वेश्चन ही ये था, मतलब अच्छे अच्छे के होश उड़ गए थे यार, ये क्या क्वेश्चन है। सरप्राइज एलिमेंट दोस्तों, सरप्राइज एलिमेंट। क्वेश्चन का आंसर सभी को पता है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर। You have been following me for the past 4 months. It is very helpful. Thank you, Rudru, that you found that particular, ये जो हम कर रहे हैं ये अच्छा लगा आपको। Yes, this is my Telegram channel. All of you can join me. Past 10 years UGC नेट क्वेश्चन पेपर, या जो मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा बेस है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो मिल जाते हैं, आंसर कीज मिल जाता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन व्हाई ए व्हाई नॉट बी, सर बी क्यों नहीं हो सकता, सर सी क्यों नहीं हो सकता, सारे के सारे क्वेश्चन के जवाब यही मिलेंगे आपको शाम के 5 बजे। हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम को 5 बजे कॉन्सेप्ट सीखना है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम को 7:30 बजे। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। दो पैरेलल कर्व है ए बी एंड सी डी। पैरेलल कर्व का मतलब है भैया स्लोप सेम होगा इनका, ठीक है। पैरेलल कर्व का तो यही होता है, कंडीशन फीचर इनका यही है। अब प्राइस इलास्टिसिटी हमें ये देखना है कि पॉइंट आर और पॉइंट एस में क्या प्रॉब्लम है। तो पॉइंट आर एंड एस दोनों में सेम है, या आर का ग्रेटर है एस का छोटा है, आर का लेस है, या आर एंड एस का दोनों का इंफिनिटी है। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इसी से सिमिलर बन के आता है, ऐसे ही सिमिलर बन के आता है, उस क्वेश्चन को भी याद रखिए। देखिए जब भी हम बात करें इलास्टिसिटी, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। इलास्टिसिटी अलोंग अ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, अगर कर्व लिखा है, कर्व का मतलब है इट इज लाइक दिस, सो इलास्टिसिटी इसमें सेम रहेगा, राइट। इलास्टिसिटी इसमें सेम रहेगा, लेकिन स्लोप डिफरेंट होगा, हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट रहेगा कर्व पे। अगर यही चीज हम बोलें कि इलास्टिसिटी अलोंग डिमांड लाइन, अलोंग डिमांड लाइन, या लिखा हो लीनियर डिमांड कर्व, लीनियर डिमांड कर्व, तो यहां पे मतलब आ जाता है कि इसकी इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी, स्लोप सेम रहेगा। तो ये दोनों का उल्टा चलता है, अगर कर्व की बात है ऐसा है तो स्लोप डिफरेंट इलास्टिसिटी सेम, अगर लाइन की बात करें इलास्टिसिटी डिफरेंट स्लोप सेम। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को मैं यहां पे सॉल्व करने वाला हूं। ओके थोड़ा सा रुकिए, यस फाइन। ये क्वेश्चन जो है ये 10वीं क्लास के थ्योरम से सॉल्व हो सकता है, हालांकि इसके और भी आसान तरीके हैं, मैं आपको एक पूरा तरीका बता रहा हूं जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके शैल वी स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे दो पैरेलल कर्व दे रखे हैं, ठीक है, एट प्राइस ओपी और एबी, ओपी है और ओपी एंड ये, ठीक है। चलिए सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल जाते हैं हम ओ ए बी में, ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ये छोटे वाले ट्राइंगल में लिया, यहाँ पे हमें क्या करना है, बीपीटी थ्योरम। सो देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, ट्राइंगल ओपीबी में पी आर पैरेलल टू ओबी है, तो इसका मतलब क्या है, जब एक ट्राइंगल का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पैरेलल लाइंस है, तो इसका मतलब है कि बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के हिसाब से इट इज पी पी क्या होगा, पी आर बी इज इक्वल टू ओपी, ये देखिए ओपी अपॉन पी ए इज इक्वल टू आर बी, ओपी आर बी अपॉन आर ए, ये आ गया हमारे इस ट्राइंगल में, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल में चले आइए, इन ट्राइंगल ओ सी डी, यहां पे भी क्या है, इट इज ओपी अपॉन पी सी इज इक्वल टू, ये कितना आएगा यहाँ पे, इट इज आर बी एस डी अपॉन सी एस। तो ये हमारे पास दोनों ट्राइंगल आ गए, राइट। हमने यहां से दोनों ट्राइंगल निकाल लिया। अब यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा है कि पी एस इज पैरेलल टू ओ डी एंड एट एस सी डी प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, यहाँ पे इसकी प्राइस इलास्टिसिटी देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ये जो किया है मैंने, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, क्लास 10th का ये मैथमेटिक्स है,
तो प्राइस इलास्टिसिटी देखिए क्या होता है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। किस में कर रहे हैं, आप आर पे लीजिए प्राइस इलास्टिसिटी एट पॉइंट आर, तो ये होगा लोअर सेगमेंट कितना है, आर बी अपॉन आर ए, और विद द लाइन फॉर्मूले के साथ, एंड यहां पे है इट इज एस डी अपॉन एस सी। तो अब इन दोनों को कंपेयर करना है हमें। अब यहां पे देखना एक चीज, कंपेयर ओपी एंड पीए, ओपी एंड पीए एंड ओपी अपॉन पीसी। ये देखिए दोनों तो सेम है, ठीक है। अब इसका डिनोमिनेटर पीए सिर्फ इतना सा है, पीसी बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है पीसी इज ग्रेटर देन पीए, यानी कि ये फ्रैक्शन कम है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज पीए डिनोमिनेटर में छोटा है तो वो बड़ा होगा, फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो दिस इज द सिचुएशन। अब जब पी ओपीपीसी, ओपीपीसी मतलब ये वाला, ये छोटा है, यानी कि कंपेयर किया तो हमें क्या समझ में आया कि ये वाला ऐसा है। सो इलास्टिसिटी एट पॉइंट आर इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी एट पॉइंट एस, राइट। इलास्टिसिटी एट पॉइंट एस इज लेस देन पॉइंट आर, और आर इज ग्रेटर देन एस, तो ये आ गया हमारा आर इज ग्रेटर देन, इट इज बी, आंसर इज बी, ठीक है। यू कैन सी दिस। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सिंपल, अगर आप चाहें तो बीपीटी थ्योरम नहीं डालना मत डालिए, लेकिन उसके बिना आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। हमने बीपीटी थ्योरम इसलिए किया ताकि हम इसको रेशियो में लेके आ सके, राइट, क्योंकि आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंपेयर आर बी अपॉन ए आर या आर एस बी अपॉन एस सी को कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ पे। तो इसीलिए हमने ये किया, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला डाला, लोअर वाला, लोअर अपॉन अपर, और हमने सॉल्व कर लिया। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा सबको। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, इन 2016 द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वाज अवॉर्डेड फॉर, किसको नोबेल प्राइज दिया गया था और किस वजह से दिया गया था। सो एनालिसिस ऑफ ट्रेड पैटर्न एंड लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनालिसिस ऑफ द एसेट प्राइस, एनालिसिस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, कंट्रीब्यूशन टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये हमने बहुत बार किया है। आंसर लूंगा मैं सभी से। यस, किसको दिया गया था, चलिए मैं आपको हेल्प भी कर देता हूं, किसने दिया, किसको दिया गया था वो ही बता देता हूं। ओलिवर हार्ट एंड बेंट हमस्ट्रॉन को दिया गया था 2016 में। एक ओलिवर हार्ट जो है वो यूके से है, और बेंट जो है वो फिनलैंड से है। किस लिए दिया गया था, डी डी डी, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं डी। यस, द राइट आंसर इज कंट्रीब्यूशन टू द कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। जिनको मुश्किल आ रही है प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। रेडी रेकनर सबके लिए, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। यस, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये है लास्ट 10 साल में जिन लोगों को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। सो देख लीजिए 2010 से लेके 11, 11 से लेके 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सारे हैं यहाँ पे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रेडी रेफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विच इज नॉट ट्रू फॉर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्राइस इज इक्वल टू एलएसी, market demand curve for commodity is horizontal to x-axis, firms earn normal profit in the long run, firm operate at the minimum point of average cost। मैं सभी स्टूडेंट से एक ही गुजारिश करूंगा, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज दूसरों का आंसर देख के मत आंसर दीजिए। मेरे पास यहाँ पे हाइड करने का ऑप्शन नहीं है, आप अगर हो सके तो उस चैट को बंद कर सकते हैं, अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। आपसे मेरी बातों को सुनिए, डोंट सी व्हाट अदर्स आर पोस्टिंग। पेपर में आपको ये मिलेगा नहीं, ये हेल्प मिलेगा नहीं जी। इसका सही आंसर है मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी इज हॉरिजॉन्टल टू द एक्सिस। ये मार्केट डिमांड कर्व है, हम जो पढ़ते हैं नॉर्मली ये वाला, जहां पे एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू डिमांड, ये है फर्म का है। इंडस्ट्री का तो अभी भी वही है, ये देखिए कहां गया इंडस्ट्री का, ये है। डिमांड का वैसा है, तो इंडस्ट्री का वही है, यहीं से प्राइस निकल के उसको देता है, तो ये इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, फर्म अर्न लॉसेस भी हो सकता है, फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है।
प्राइसेस इज इक्वल टू LAC, LAC से अगर मिल रहा है तो यहाँ पे लॉन्ग रन की बात चल रही है, तो यहाँ पे जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट है। इन लॉन्ग रन फर्म ऑपरेट्स एट द मिनिमम पॉइंट, बिल्कुल सही, बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बी पॉइंट गलत है, आंसर इज बी। विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC एंड MC आर एट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, minimum of ABC is at a lesser output than the minimum of MC, minimum of ABC is at a larger output than minimum of MC, any of the above is possible depending upon the operating of the law of returns। आंसर लूंगा मैं सभी से, यस राइट। चलिए, which should one should be the answer for this question, इनमें से कौन सा इसका आंसर होना चाहिए, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, सॉरी क्वेश्चन में है कौन सा सही है। Which of the following is correct? Minimum of ABC is lesser output than minimum of MC। सभी के सभी इसको ड्रॉ कीजिए अपने साथ, और ये देखिए, ये है आपका AC, ये है आपका ABC, और ये है आपका MC। अब MC का मिनिमम पॉइंट, इसका मिनिमम पॉइंट और इसका मिनिमम पॉइंट, द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC एंड MC आर एट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये है ABC, ये है MC। minimum point of ABC is lesser at the output than the minimum of MC, lesser output नहीं, बिल्कुल गलत है ये भी। minimum point of ABC is at larger output, ये सही है, because ये देखिए यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है, राइट, जिसका आउटपुट यहाँ पे है, तो C is the answer, जो कि राइट है यहाँ पे, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, A firm in the monopolistic competition advertise in order to, क्यों करते हैं, मोनोपोलिस्टिक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, कोई भी एंट्री में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत स्टूडेंट को लगता है कि सर मोनोपोलिस्टिक में बैरियर होता है, कोई बैरियर नहीं है दोस्तों, कोई बैरियर नहीं है। क्या होगा यहाँ पे, एडवर्टाइज क्यों किया जाता है, मेक इट्स प्रोडक्ट मोर सिमिलर टू इट्स कॉम्पिटिटर, शिफ्ट द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट टू द लेफ्ट, मेक द डिमांड फॉर प्रोडक्ट लेस प्राइस इलास्टिसिटी, रिड्यूस द इंडस्ट्री प्राइसेस। क्या होगा यहाँ पे, What should we write? 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, राइट। इसमें अगर आप देखें क्यों एडवर्टाइज किया जाता है, बिकॉज दे वांट टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट, डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, दे वांट टू क्रिएट अ डिग्री ऑफ मोनोपोली, राइट। जितने हद तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं उतने हद तक उनके पास मोनोपोली पावर आ जाती है कि यार मार्केट में डैंड्रफ का शैम्पू कौन सा है, मार्केट में जुएं भगाने वाली शैम्पू कौन सा है, राइट, मार्केट में ये वाला काम करने वाला कौन सा शैम्पू है या साबुन है, तो अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिए, इट मेक द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट लेस प्राइस इलास्टिक, बिकॉज जैसे ही लेस प्राइस इलास्टिसिटी होगा वो मोनोपोली के करीब जाएगा और परफेक्ट कंपटीशन से दूर होगा, और वहीं पे वो अपने प्राइस को ज्यादा कर सकता है। द राइट आंसर इज सी, आई विल गो विथ सी, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव minimum wages, increase in the effective minimum wages to have a less impact, अच्छा ठीक है, मतलब हमने मिनिमम वेज को इंक्रीज कर दिया है, उसका इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट में कम होना चाहिए, तो क्या इनमें से सही होना चाहिए, द डिमांड फॉर लेबर इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, डिमांड फॉर लेबर इज रिलेटिवली इलास्टिक, डिमांड फॉर लेबर इज डिराइव्ड डिमांड, कौन सा होगा इसमें से? सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के रखा है और कुछ नहीं किया इन्होंने। 4 सेकंड बाकी, मैं चुपचाप रहूंगा, राइट, टाइम अप। तो यहां पे देखिए क्या है, इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव मनी, मिनिमम वेज को इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करना है मिनिमम वेज को। अब जैसे ही मिनिमम वेजेस बढ़ जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, लेबर एक्सपेंसिव हो जाएगा, और लेबर एक्सपेंसिव हो जाएगा तो लेबर की फायरिंग हो जाएगी, फायरिंग होगी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। बट हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हम ये नहीं चाहते कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, हैव अ लेस इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इस जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये कब होगा, जब डिमांड फॉर लेबर इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, राइट, इनइलास्टिक। अगर इलास्टिक होगा तो थोड़ा सा भी चेंज होगा, अगर वेज रेट में इनफाइनाइट चेंज हो जाएगा। अगर कभी भी इलास्टिक और इनइलास्टिक में फंस जाते हो, कभी भी तो हमेशा याद रखना, इसको ऐसे कर लेना, इलास्टिक का मतलब है ग्रेटर देन 1, इनइलास्टिक का मतलब है लेस देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात चल रही है, डिमांड ऑफ लेबर एंड वेज, तो यहां पे हम क्या करेंगे, डिमांड ऑफ लेबर और नीचे कर दिया वेज। जैसे ही हम लोग इलास्टिसिटी करते हैं, इलास्टिसिटी में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया परसेंटेज चेंज इन
डिमांड फॉर लेबर अपॉन परसेंटेज चेंज इन वेजेस। अब इसका मतलब है कि इनइलास्टिक, लेट्स सी दिस, तो वेज में ज्यादा चेंज होगा, डिमांड में कम चेंज होगा, तो ये हो गया आंसर। नहीं तो अगर इसको ग्रेटर देन 1 कर दिया, इसको उधर लेके जाइए, तो चेंज इन डिमांड विल बी ग्रेटर देन चेंज इन वेजेस, तो ये हो गया आपका इलास्टिक, तो ये गलत हो जाएगा। डिमांड फॉर लेबर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे, तो दिस इज राइट बी, ये तो गलत है। द डिमांड फॉर लेबर इज डिराइव्ड, इज अ डिराइव डिमांड, बिल्कुल। ये डिराइव डिमांड का फर्क क्या है, देखिए डिराइव डिमांड का मतलब है कि लेबर को हम लेबरर से चाहते हैं। वी डोंट डिमांड लेबर, वी डोंट डिमांड लेबरर, हम लेबरर नहीं चाहते हैं, हम लेबर चाहते हैं। लेबरर के पास लेबर होता है और वो लेबर हम आउटपुट बनाते हैं, तो इसीलिए डिमांड फॉर लेबर इज अ डिराइव डिमांड। और डिपेंड करता है कि आउटपुट का डिमांड कैसा है मार्केट में। अगर आउटपुट का डिमांड अच्छा है तो डिमांड हम ज्यादा मांगेंगे, सो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज बोथ ऑफ देम आर राइट, सो ए एंड सी, आई विल गो विद ए एंड सी, डी पॉइंट हियर। आशा करता हूं ये एक्सप्लेनेशन काफी है सबको समझाने के लिए कि क्या क्या किया है मैंने, राइट। Not only A, Akifa, not only A, both of them. Option D, right. Assume that people like onions on their hamburgers, right. So लोगों को जो प्याज के साथ या कांदे के साथ हैमबर्गर खाना है, बर्गर खाना है प्याज के साथ, अभी कहाँ यार भूख लग गई। If the supply of hamburger decreases, the demand for onion will most likely क्या होगा, अगर supply for hamburgers सप्लाई कम हो गई, बर्गर्स की सप्लाई कम हो गई, तो इसकी वजह से डिमांड फॉर ऑनियन क्या होगा। देखिए यहाँ पे दोनों चीजें चाहते हैं वो एक साथ, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें तो है ही हैं। सो क्या होगा, जब सप्लाई इसकी कम हो गई है तो फिर क्या होगा, द डिमांड फॉर ऑनियंस विल आल्सो गो डाउन, बिकॉज जब सप्लाई उसकी कम हो गई है, बर्गर की कम हो गई, तो ऑनियन भी हम कम ही कर लेंगे, राइट, ऑनियन का भी कम हो जाएगा। सो डिक्रीजेस बिकॉज हैमबर्गर्स एंड ऑनियंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। डन, सिंपल क्वेश्चन, वेरी गुड। Next question. In the short run, which of the following cost must continuously decrease as output increases? अब देखिए कौन सा कॉस्ट होगा यहाँ पे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो टीवीसी, टीवीसी कैसा होता है, यहां से ये शुरुआत होगी और ये ऐसे करके इनवर्स एच शेप जाएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे तो ये ऐसे रहेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये ऐसे होते हैं भाई साहब। एएफसी की बात करें तो ये ऐसे होता है। सो एएफसी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि ये टच करेगा 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 लेकिन टच करता नहीं है कभी, राइट। तो ये गाना गाता है डोंट टच मी टच मी, वो टच नहीं करता है, यहां तो हमने टच करवा दिया है, ये गलत हो गया ये, राइट। तो ये भी याद रखिएगा। चलो ये टच नहीं करेगा, ये गिरता रहेगा गिरता रहेगा। जिस दिन ये जीरो हो गया, एएफसी जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, जब टीएफसी जीरो होगा। जब टीएफसी जीरो होगा वो तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए वो टच नहीं कर पाएगा। सो एएफसी continuously decreases as output increases। so सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी के सभी आंसर दे रहे हैं। yes it is asymptotic, right। if export increases by 5% and import rise by import price by अच्छा ये भी राइज हो रहा है ना, for 20% the commodity terms of trade TOT क्या होता है, इट इज एक्सपोर्ट प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स अपॉन इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100 करिए। अब यहां पे गलती से ऐसा मत कर देना 5/20 इंटू 100, गलत हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो 25% आंसर आ जाएगा, ये गलत है। ये प्राइस है, इंडेक्स नंबर का प्राइस है, यानी कि 5% से बड़ा है। पहले 100 था अब 105 हो गया है, इंपोर्ट पहले 100 था 120 हो गया है। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है लेकिन आपको समझना है बिकॉज एक्सपोर्ट प्राइस इंडिसेस होता है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आता है, मुझे भी करना पड़ेगा। 105 डिवाइड बाय 120 कितना आया, 0.87, राइट। तो ये आ जाएगा 0.87 कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। हालांकि इसका आंसर 87.5 आना चाहिए बिकॉज इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो एनीवे हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही है, तो हम इसी में जाएंगे, राइट। डन, ए आंसर। सौरभ थोड़ा सा देखिए, 0.91 नहीं हो पाएगा, 0.91 नहीं होगा, इट इज 0.87। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन।
In economic, if economic agents perfectly anticipate policy changes and if all prices including wages are completely flexible, मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का कि इकोनॉमिक एजेंट कौन है, आप, मैं, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फर्म, सभी के सभी, अगर ये परफेक्टली एंटिसिपेट कर दे तो यहीं से पॉइंट समझ में आ गया कौन से स्कूल की बात चल रही है। परफेक्टली एंटिसिपेट यानी कि ये बात चल रही है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये लोग जो है कभी गलती नहीं करते, ऑन एन एवरेज दे आर राइट, और अगर कभी गलती करते भी हैं तो वो छोटी मोटी बातें होती है, टेम्पररी एंड माइनरी इश्यूज, जो कि रैंडमली होता है, वो बाद में ठीक हो जाएगा। दे डोंट मेक रिपीटेड मिस्टेक्स। किसने कहा था? लुकस, ठीक है, लुकस, जॉन मूर, थॉमस सर्जेंट, रॉबर्ट बैरो, ये सब लोगों ने कहा था। तो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू, देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन, मैं आगे ऑप्शन ही नहीं पढ़ूंगा, द राइट आंसर इज देयर विल बी नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए न्यू क्लासिकल के हिसाब से क्या था, न्यू क्लासिकल, रैशनल एक्सपेक्टेशन, रैटिक्स मॉडल, और क्या है इसका नाम, हाँ यही है, रियल बिजनेस साइकिल। तो इन लोगों के हिसाब से लॉन्ग रन में भी ऐसा है और शॉर्ट रन में भी ऐसा है फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में। तो आंसर इज दिस विदाउट लुकिंग एट द अदर्स ऑप्शंस, राइट। गवर्नमेंट कैन नॉट फूल पीपल, राइट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इट इज ए, हु मेड द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन जब भी आ जाए समझ लेना इन्फ्लेशन और मॉनेटरी की बात जहां चल रही है, वो भाई साहब आप आंख बंद करके मिल्टन फ्रीडमैन डाल देना। ये भाई साहब बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे इन्फ्लेशन और मॉनेटरी को लेके। तो ये जब भी आए, इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर एंड ऑलवेज अ मॉनेटरी फिनोमिना, इसीलिए इन्होंने कहा था इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को जानने की जरूरत नहीं है, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए हमेशा सेंट्रल बैंक की जरूरत पड़ती है, राइट। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। चलिए मैच करिए न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के साथ। यहाँ पे देखना है क्या, नॉट करेक्टली मैच, अच्छा नॉट देखना है, ओके। न्यू क्लासिकल, रॉबर्ट लुकस, रॉबर्ट बैरो, ये सब थे। मल्टीपल इफेक्ट ऑफ बैलेंस बजट, बिल्कुल सही है, हेवलमो, जापान के लोग हैं ये। न्यू केंशियन इकोनॉमिक्स, पॉल रोमर, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, न्यू केंशियन इकोनॉमिक्स में पॉल रोमर नहीं थे, पॉल सैमुअल्सन थे, हिक्स थे न्यू केंशियन में, ठीक है। इन्होंने न्यू केंशियन फिलिप्स कर्व दिया था, डिवाइन कोइंसिडेंस। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, इट इज मिल्टन फ्रीडमैन, चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, देखिए जरा एक बार, अच्छा यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आंसर शुड बी सी, राइट। तो न्यू केंशियन में पॉल रोमर साहब नहीं है, इट इज, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, सभी के सभी आंसर सही हो रहे हैं सबके, हाँ बहुत बढ़िया। हु आर्ग्यूड, किसने बोला था, अब देखिए ये आर्ग्यूड वर्ड आ गया यहाँ पे, इसी से क्लियर हो जाना चाहिए किसने केन्स को आर्ग्यू किया था। आंसर बहुत सिंपल है, जिन्होंने भी मेरा ये सेशन अटेंड किया था उनको पता है कि आर्ग्यूमेंट क्यों, मैंने आर्ग्यू पे क्यों वर्ड लगाया, लाइन लगाया। That Keynes theory of equilibrium with the involuntary unemployment is a special case of the general equilibrium model augmented into to include money। कौन है इनमें से, लियोन्टे, फ्रीडमैन, हिक्स एंड पेटिंकन, किसने दिया था? वेरी गुड, इट इज पेटिंकिन। पेटिंकिन का काम क्या था, पेटिंकिन ने एक्चुअली केन्स को आर्ग्यू किया था और क्लासिकल डाइकोमोटाइजेशन, होमोजेनिटी पोस्टुलेट्स, दोनों के बारे में बात किया था कि देखिए आपने रियल सेक्टर और मनी सेक्टर को अलग अलग तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डबलिंग दिस मनी विल नॉट हैव एनी इफेक्ट। ये रियल और रिलेटिव लेके ये आए थे डॉन बेटिंगटन साहब हमारे। इन्होंने कहा था कि एब्सोल्यूट प्राइसेस से डिटरमाइन नहीं होता, रिलेटिव से होता है, रियल से होता है। ये दो वर्ड याद रखना पेटिंगटन का, रियल एंड रिलेटिव प्राइसेस से, ये है इनका पेटिंगटन का थ्योरी, ओके। डी, एडम स्मिथ एडवोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, इन्होंने लेसेज फेयर, गवर्नमेंट की विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए, इनविजिबल हैंड, डिमांड एंड सप्लाई, अदृश्य हाथ, फ्री ट्रेड पॉलिसी, बिल्कुल कोई मुक्त व्यापार नीति, मतलब कोई भी इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज ये सब नहीं होना चाहिए, कोटा नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, बिल्कुल सही है, ये सारे के सारे तो एडम स्मिथ ने बोले थे। एडवोकेटेड, देखिए बात समझ लीजिए, यहाँ पे एडवोकेटेड लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि एडम स्मिथ ने बोला था, क्योंकि बोला किसने था, लेसेज फेयर, ओरिजिनली लेसेज फेयर किसने बोला था। चलिए क्वेश्चन पूछता हूं सबसे, ओरिजिनली हर को ये लेसेज फेयर किसने बोला था, ओके। ओरिजिनली मेरा ये क्वेश्चन है, ओरिजिनली लेसेज फेयर किसने बोला था,
मैं थोड़ा सा चैट के वेट कर रहा हूँ। क्विज ने, वेरी गुड, क्विज ने बोला था पहली बार कि ये है आपके क्विज ने साहब जो कि फिजिक्रेट्स है, तो ये है क्विज ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सो इट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट विच ऑफ द सीक्वेंस। अब आपको पता है कि सीक्वेंस आते ही अमित सर वहां पे थोड़े हिल गए, राइट, तो आज मैं कोशिश करूंगा नहीं हिलूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं इनकम टैक्स, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड टैक्स एट स्टेट लेवल, सर्विस टैक्स। थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे भी इसको, मुझे इतना ज्यादा कुछ क्लियर नहीं है। इनकम टैक्स जी, चलिए सबसे पहले इनकम टैक्स, क्योंकि अभी रिसेंटली टैक्स भरा है तो याद है एक्ट ऑफ 1961, सो इनकम टैक्स आया था 1961। एक्सपेंडिचर टैक्स आया था 87 में, 87 में। सर्विस टैक्स आया था 1994 में। वैट आया था 2005 में। सो इसको मैं लिख लेता हूं 1961। एक्सपेंडिचर टैक्स आया था, इट वाज 1987। वैल्यू एडेड टैक्स आया था, दिस वाज इन 2005। सर्विस टैक्स वाज इन 1994। सो अब इसको जरा सही कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा, ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी, इट इज बी आंसर, राइट, डन। आप लोगों का क्या आंसर आया है जरा देखूं। क्या बात है, वेरी गुड, सुदर्शन, अनु, महिमा, मेरे से पहले कर लिया आप लोगों ने, वाह, बहुत ही बढ़िया। आंसर इज बी। देखो मेरा आंसर ही मैच हो गया। मेरे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हमेशा थोड़े प्रॉब्लमेटिक चलते हैं। चलो ये तो हलवा क्वेश्चन है, बहुत जगह पे यही क्वेश्चन, पीजीटी टीजीटी सब जगह पे आ जाता है ये क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुपिंग ऑफ द नेशन फ्रॉम द लोअर टू द हायर। तो यहाँ देखिए एफटीए, इकोनॉमिक यूनियन, कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन। सबसे पहले कौन सा होता है, इंडिविजुअल कंट्री। उसके बाद क्या होता है, फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सॉरी, या एरिया कहते हैं उसको। एग्रीमेंट के बाद ही एरिया बनता है, फ्री ट्रेड एरिया। उसके बाद आता है आपका कस्टम यूनियन या कॉमन मार्केट। कस्टम यूनियन या कॉमन मार्केट, फ्री ट्रेड एरिया के बाद कौन सा आएगा, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन या कॉमन मार्केट। एफटीए, फिर कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, फिर यूरोपियन यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, राइट। तो ये है नंबर वन। उसके बाद नंबर टू, यस नंबर टू, कॉमन कस्टम यूनियन है सेकंड, सॉरी कस्टम यूनियन है सेकंड, नंबर थ्री एंड नंबर फोर। अब इसमें देखिए क्या होता है, ओनली गुड्स, ओनली गुड्स, ओनली गुड्स, सिलेक्टिव गुड्स, राइट, सिलेक्टिव गुड्स। कस्टम यूनियन में क्या होगा, ऑल गुड्स। कॉमन मार्केट में, कॉमन मार्केट में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन कॉमन मार्केट। एफटीए के साथ, कस्टम यूनियन के साथ कॉमन मार्केट में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज, ह्यूमन सर्विसेज, सब कुछ, ठीक है। और इकोनॉमिक यूनियन में व्हाट विल हैपन इन इकोनॉमिक यूनियन, ए डी बी से, हाँ, इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है, उसमें ओनली गुड्स होता है जब आपके पास एक ही टैरिफ रीजन होगा, एक ही टैरिफ रीजन, बाहर के लिए नॉन मेंबर्स के लिए एक ही टैरिफ रीजन रहेगा। फिर इकोनॉमिक यूनियन, कॉमन गुड्स में, हाँ कॉमन मार्केट में सर्विस, कैपिटल, लेबर, ये सब रहेंगे जी। नहीं, इकोनॉमिक यूनियन में करेंसी नहीं आई अभी तक, वो मॉनेटरी यूनियन में है, मॉनेटरी यूनियन में है। मॉनेटरी यूनियन में जहां पे एक सेंट्रल बैंक होगा, एक सेंट्रल बैंक होगा, राइट। मॉनेटरी यूनियन व्हेन यू हैव, जैसे ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, कैटरिंग टू ऑल द डिफरेंट नेशंस, तो वो है। इकोनॉमिक यूनियन यू हैव द फ्री ट्रेड एरिया, सब कुछ फ्री है इसमें, ह्यूमन सर्विसेज वगैरह वगैरह, एंड यू हैव द सेम करेंसी, बट इसमें अभी भी ईसीबी आया नहीं है, राइट, इकोनॉमिक यूनियन। तो कंडीशन इसमें क्या है, नंबर वन, ए ए डी, ए डी सी बी, ये वाला है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, a country can have an increased surplus in its balance of trade, increased surplus, surplus increase है, यहाँ पे surplus ज्यादा है। now what is the meaning of this, surplus ज्यादा होने का मतलब है इसके पास ज्यादा डॉलर है, डॉलर इनफ्लो मोर, डॉलर इनफ्लो मोर देन डॉलर आउटफ्लो,
डिक्लाइनिंग इंपोर्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, कब होगा ये डिक्लाइनिंग इंपोर्ट्स राइजिंग एक्सपोर्ट्स, सरप्लस है तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, राइजिंग एक्सपोर्ट्स होगा, हायर टैरिफ इम्पोज बाय ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड इंक्रीज इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, राइट। थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे इसको, यस इट इज डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स, कोई इसमें ज्यादा खास है नहीं, बाकी सब सेम है, ठीक है। सो इट इज द आंसर इज ए, इंक्रीज इन कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल इनफ्लो इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, इट इज ओनली बीओटी, बीओटी का मतलब है गुड्स ओनली, तो इसलिए ये वाला होगा, ये भी होगा, इससे भी हो सकता है, लेकिन लेकिन इससे क्या होगा, कैपिटल पूरा बीओपी हो जाएगा, इससे कैपिटल अकाउंट सरप्लस होगा, इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन नहीं, इससे नहीं होगा, हाई ट्रेड नहीं, इससे भी नहीं होगा, इससे तो कम हो जाएगा, इंपोर्ट्स कम हो जाएगा, टैरिफ इम्पोज्ड ट्रेडिंग पार्टनर्स, हायर टैरिफ इम्पोज बाय ट्रेडिंग पार्टनर, अगर इसको टैरिफ को लगा दिया जाए तो हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, अगर एक्सपोर्ट्स नहीं भी बढ़े हैं तो भी ये होगा, इससे भी इंक्रीज सरप्लस हो सकता है, बी से भी हो सकता है, लेकिन जब ऊपर दे रखा है ए के सामने बी ऑप्शन सही नहीं बैठेगा, अंडरस्टैंड दिस गाइज, ये वाला जो है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 100% राइट, ये वाला जो है ये टैरिफ इम्पोज किया गया है बाय इट्स ट्रेडिंग पार्टनर, इससे हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे, राइट, एक्सपोर्ट कांस्टेंट है, इससे भी होगा, लेकिन दिस ओनली एक्सप्लेन्स 50% ऑफ द इंक्रीज सरप्लस, एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़े, इसलिए बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे ए को, राइट, आई विल गो विथ ए, which of the following statements is or are true for the current account of a country, it shows the net income generated in the foreign trade sector, it relates to the claim of liabilities in the financial nature, क्या बोला current account, current account है तो only goods and services है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, it shows the net income generated in the foreign trade sector, it relates to the claims and liabilities of the financial nature, current account liability, 5 seconds 6 seconds left, ए एंड डी, नहीं डी तो नहीं है, व्हाट शुड बी द आंसर, which of the following is true for the current account, करंट अकाउंट के हिसाब से क्या सही होगा, इट शोज द नेट इनकम जनरेटेड इन द फॉरेन ट्रेड सेक्टर, नेट इनकम जनरेटेड मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, दिस इज द ओनली आंसर, लाइबिलिटी तो होगा नहीं इसमें, आई विल गो विद दिस, ओनली ए इज ट्रू, ये वाला जो है ये कैपिटल अकाउंट है, देयर इज अ कमेंट हियर, अच्छा एक सेकंड, पीछे किसी ने बोला इसके बारे में, आई टेल इम्पोज बाय, यस 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 डेफिनेटली, ये मैंने गलत कर दिया, हायर टैरिफ इम्पोज बाय द ट्रेडिंग पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर मतलब हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, राइट, थैंक यू, हमारा एक्सपोर्ट्स कम होगा, हमारा इंपोर्ट पे कुछ नहीं कह सकते, तो ये वाला भी नहीं होगा, सो दिस इज 100% राइट, ए इज राइट, मेरी बी की एक्सप्लेनेशन गलत थी, ट्रेडिंग पार्टनर के थ्रू हो रहा है, राइट, थैंक यू, which among the following economics can be classified for the strong advocate of protectionist policy of trade, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, किसने कहा था, इनमें से किसने कहा था कि दिस इज बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ट्रेड, इसको दूसरे नाम से भी कहते हैं इन्फेंट प्रोटेक्शन, इन्फेंट कंपनी प्रोटेक्शन, इन्फेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, इट इज इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, किसने दिया था, इट वाज एफ लिस्ट एंड हैमिल्टन, द राइट आंसर इज लिस्ट एंड हैमिल्टन, दे हैव गिवन दिस इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, इनके हिसाब से आप इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगाइए, हाई टैरिफ लगाइए, और ताकि जो फॉरेन कंट्रीज के गुड्स हैं वो हमारे देश में ना आ पाए, और इसकी वजह से डोमेस्टिक टैरिफ बढ़े रहे, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को ज्यादा फायदा हो, दे विल गेट अ सेफ ग्राउंड फॉर कंपटीशन, an increase in the which of the following would be the most likely to increase the long run growth in the developing country, इनमें से किसमें अगर इंक्रीज होता है तो लॉन्ग रन ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्री बढ़ेगा, तो लॉन्ग रन ग्रोथ हमें देखना है, टैरिफ ऑन इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स,
इससे कुछ टाइम के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा डोमेस्टिक गुड्स को, लेकिन आपको कैपिटल गुड्स है तो आप बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, आपका पैसा ज्यादा चला जाएगा, तो पैसा बाहर ड्रेन हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा। सब्सिडी टू द बिजनेस फॉर द परचेज ऑफ द कैपिटल गुड्स, पार्शली राइट, अभी के लिए राइट है दो ऑप्शन पढ़ने के बाद। अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन नॉट टू अ लॉन्ग लेवल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, छोटे मोटे टाइम के लिए कोरोना काल के लिए डीबीटी दिया गया ठीक है, लेकिन मासिक आय नहीं दिया जा सकता ऐसे करके। पेंशन पेमेंट्स फाइन, ठीक है, अगेन विद द सेम रीजन कि कुछ हद तक चल सकता है लेकिन नॉट फॉर एवर। आई थिंक सब्सिडी टू बिजनेस फॉर परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स विल बी द राइट आंसर हियर, क्योंकि जब हमने सब्सिडी दिया, सबसे पहली बात क्या है, कैपिटल गुड जो है डेवलपिंग कंट्री में कम होता है और इसको लेने के लिए हमें बहुत सारे डॉलर्स देने पड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जब आएगा तो इससे हमारे देश में डेल्टा के बढ़ेगा, डेल्टा के बढ़ेगा मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड, आउटपुट सब बढ़ेगा। सो दिस शुड बी द राइट आंसर, जहां पे आपका ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट स्टेडी स्टेट में बढ़ेगा। सो दिस शुड बी द आंसर एज पर मी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यस यस बी, what is Barron's explanation for underdevelopment in Asia, Africa and Latin America? देखिए, बैरन का जो केस था that was about the underdevelopment, कि किस कारणों की वजह से आपका एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में जो डेवलपमेंट है वो कम हुआ है। तो इनका आंसर देखिए क्या है। बेसिकली आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द पेपर ऑन विच, इनके आर्टिकल का नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द ग्रोथ, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ, और जिसमें उन्होंने लिखा था कि व्हाट आर द रूट कॉज फॉर द अंडर डेवलपमेंट इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो एंड इन बिकॉज उनका काम उन्होंने ये कहा था बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ इंपीरियलिज्म। ये जितनी भी कंट्रीज की बात मैं कर रहा हूँ ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इंपीरियलिज्म थे, या इनके ऊपर राज किया गया था बाय अंग्रेजों, और इंडिया वैसे भी 800 साल तक गुलाम रहा है किसी का भी, आई मीन लाइक चाहे अंग्रेजों की बात करें, मुगलों की बात करें, या उससे पहले अलेक्जेंडर वगैरह जो भी है। सो अंडर डेवलपमेंट की वजह से, क्यों अंडर डेवलपमेंट था, तो उसके बाद मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, बाहर से जब हम लोग कॉलोनाइज से बचे तो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाहर का, रूलिंग कोलिशन, मतलब अटक जाती थी, रूलिंग कोलिशन होता था कि पार्टीज में, राइट, एंड डोमेस्टिक मिडिल क्लास फैमिली हमारी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसी वजह से हम लोग ज्यादा सेविंग नहीं कर पाते। सो दैट इज व्हाट एज पर बैरन इट इज द राइट आंसर। सो आई विल बी गोइंग विद दिस ऑल ऑफ देम। इसके अलावा वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंपीरियलिज्म, इसकी वजह से भी अंडर डेवलपमेंट होता है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि इनके ऊपर राज किया गया था इसलिए। और दे कहीं ना कहीं बैरन ने यह भी बोला था कि इन लोगों की वजह से ही, इन कंट्रीज की वजह से ही आज यूके है, यूएसए है, बिकॉज हमारे देश का रॉ मटेरियल वहां पे गया है। पता है, कभी हमारे देश का, इंडिया का कभी जो बाउंड्री था वो इराक ईरान तक था, तो सोच के देखना कभी, मतलब इराक ईरान वो लेवल, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से कितनी दूर थे हम, मतलब कहां पे था। एनीवे, द बेनिफिट थ्योरी ऑफ एलोकेशन ऑफ टैक्स बर्डन इज गिवन बाय, किसने दिया था बेनिफिट थ्योरी, इट इज लिंडल सॉल्यूशन, पब्लिक गुड के केस में दिया था, जितना जिसको बेनिफिट हो उतना उसको मिले। सो दिस वाज अ सिचुएशन, आशा करता हूँ ये याद होगा सभी को। तो ये पार्टली ए पार्टली बी, ये के 1 माइनस के गिवन बाय ए गिवन बाय बी, इस तरीके से जितना जिसको बेनिफिट मिलेगा उतना वो लिनियर सॉल्यूशन देगा, राइट। बी, कंसीडर द फॉलोइंग, ओके, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अच्छा क्या है ये, अच्छा, ऑफ द अबव विच आर द एसेंशियल फीचर ऑफ रोजेंटन। अच्छा, रोजेंटन रुडान भाई साहब ना, इन्होंने क्या किया था मैं बताता हूं, इन्होंने बताया था आपको बैलेंस ग्रोथ, ठीक है, बैलेंस ग्रोथ की थ्योरी है ये पूरी। और इन्होंने जब बैलेंस ग्रोथ की बात की थी तो तेरा 3 थिंग्स जो कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बात किया था, तीन इसमें इंडिविजुअलिटीज थे, राइट, बिग पुश थ्योरी जो है बेसिकली रोजेंटन रुडान की, तो 3 इंडिविजुअलिटीज थे। इंडिविजुअल मतलब प्रोडक्शन फंक्शन, बेसिकली बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, सोशल ओवरहेड कॉस्ट कैपिटल के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डिमांड, इंडिविजुअलिटी इन द डिमांड। तो एक सप्लाई की बात की, प्रोडक्शन फंक्शन की बात की, एक बात की डिमांड की, और एक बात की इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेविंग्स। तो जब तक इन तीनों में काम नहीं होगा तब तक आप बैलेंस ग्रोथ लेके नहीं आ पाएंगे, तब तक आप बिग पुश थ्योरी नहीं लेके आ पाएंगे। बिग पुश का मतलब बिट बाय बिट नहीं कर पाएंगे,
आपको एक बार में बहुत सारा पैसा चाहिए जिससे आप कंट्री को आगे लेके जा सके एंड प्रोबेबली थ्रू द बैलेंस ग्रोथ रेट पार्ट। इन्होंने एज्यूम किया था, इनके एजम्पशन में पहला 2 पॉइंट एजम्पशन के थे, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये रोजेंटन रोडान के इस मॉडल से हमें ये समझ में आता है कि कब किस कंट्री को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करना चाहिए। इस इनके हिसाब से जो इनका कहना था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के बाद कब इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी कंट्री में होगा, वो इन्होंने बताया था। तो दिस वाज गिवन बाय बेसिकली 1943 और इसको बाद में और लोगों ने भी काम किया। इसको लास्ट में अब आगे भी जाएंगे तो रोजेंटन रोडान के इस काम पे गेम थ्योरी पे एनालिसिस किया गया, तो बहुत बड़ी बात थी ये। एनीवे द राइट आंसर शुड बी हियर, इट इज बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों पे काम किया गया था। इट इज बोथ ए एंड बी अबव। आई थिंक इट शुड बी राइट आंसर ए, राइट जी। यस, इंडिविजुअलिटीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या दे रखा है, देखिए एमपीसी इज इक्वल टू एपीसी। ये कब होता है? एमपीसी इज इक्वल टू एपीसी कब होता है? लॉन्ग रन में। केन्स ने कभी भी ये नहीं कहा था एमपीसी इज इक्वल टू एपीसी। अगर किसी को डाउट है तो याद रखना एमपीसी इज इक्वल टू एपीसी ओनली इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए लॉन्ग रन का सिचुएशन कौन सा है, दिस इज द सिचुएशन जहां पे c इज इक्वल टू स्मॉल सी वाई, ये क्या है? ये है एमपीसी। अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो करके देख लो इसको, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये आ गया ना एमपीसी, कितना आएगा c। और अगर एपीसी निकालना है तो c अपॉन वाई इज इक्वल टू c। तो एमपीसी इज इक्वल टू एपीसी ओनली इन द लॉन्ग रन। अगर फिर भी लगे नहीं सर आपने गलत किया, तो c इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी वाई, ये केन्स की थ्योरी है। निकालो इसमें एपीसी, एपीसी निकालेंगे तो क्या होगा, c अपॉन वाई, यानी कि क्या आ गया यहाँ पे c बार अपॉन वाई, ये y, तो ये क्या हुआ देखो यहाँ पे c बार अपॉन वाई प्लस स्मॉल c, ये आ गया, राइट। एपीसी का मतलब ये हो गया। एमपीसी का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो स्मॉल c आ गया। तो क्या हुआ, एपीसी का मतलब है c बार अपॉन वाई प्लस स्मॉल c और एमपीसी का मतलब है स्मॉल c। तो कौन सा बड़ा हुआ, एपीसी बड़ा है शॉर्ट रन में। कैसा लगा ये? कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ और सिर्फ जो दिया था उसी को आगे लेके गए। वेरी गुड, वेरी गुड अनु। अनु का पॉइंट बिल्कुल वही है जो मैंने बताया यहाँ पे। कजनेट ने भी कहा था, राइट। क्या वैल्यू बताई थी कजनेट ने? 0.9। एमपीसी इन द लॉन्ग रन इज 0.9। तो केन्स नहीं बोला था। अगर यहाँ पे केन्शियन वर्ड आ जाए तो गलत हो जाएगा, याद रखना इस चीज को। हाँ, तो हैरेड डोमर ने तो यहीं से उठाया था ना। हैरेड डोमर ने बोला था एमपीएस इज इक्वल टू एपीएस। करिश्मा, एमपीएस इज इक्वल टू एपीएस। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बी है। Which of the following good is covered under GST as on 1st of July 2017? इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, इनमें से कौन सा नहीं मतलब कवर्ड हुआ है? इट इज एलपीजी गैस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, इट इज एलपीजी गैस, ये इंक्लूड है। अब ये कुछ ऐसे हैं जो कि जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है, मैंने पहले भी दिखाया, अभी भी एक बार दिखाया, तो आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। आगे चलूंगा। The greater the elasticity of supply, the greater is, तो क्या है ये? ग्रेटर है। यहाँ पे ग्रेटर द इलास्टिसिटी, परफेक्ट इलास्टिसिटी कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये तो हमारे सेफ जी डेज जी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये क्या है? सप्लाई इलास्टिक, सेफ जी, सप्लाई इलास्टिक बायर पे ग्रेटर होगा, तो इंसिडेंस टैक्स, द ग्रेटर इज द इंसिडेंस ऑन द बायर। हो गया। ये तो एक चीज होगी जो हम सीख गए बहुत अच्छी तरह से, राइट। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे मतलब जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना पे करेगा, इज लॉजिकली मोस्ट कंसिस्टेंट विद द नॉर्मेटिव नोशन ऑफ। यहाँ पे जिसकी जितनी क्षमता है, तो मान लीजिए एक बंदा है जिसकी ₹1,00,000 सैलरी है, राइट, 100,000 वो कमाता है। एक बंदा है जो कि 80,000 रुपए कमाता है। एक बंदा है वो 40,000 कमाता है। एक बंदा है जो 20,000 कमाता है, ठीक है। अब एबिलिटी टू पे मतलब इसकी ज्यादा एबिलिटी है, इसकी कम एबिलिटी है, इसकी बिल्कुल कम, इसकी एकदम कम। तो जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना पे करेगा। दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल इक्विटी, बिकॉज हम ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे कहते हैं, मेरी लाइन उल्टा हो गया यहाँ पे। इट इज वर्टिकल इक्विटी। हॉरिजॉन्टल इक्विटी का मतलब क्या है? 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000,
दिल्ली का 40,000, कलकत्ता का 40,000, बिहार का 40,000, यूपी का 40,000, जितने भी लोग। तो यहाँ पे भी आप मान लीजिए एक 80,000, 80,000, 80,000। तो ये है वर्टिकल इक्विटी, ये है हॉरिजॉन्टल इक्विटी, एबिलिटी टू पे वर्टिकल इक्विटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम। ये देखिए ये क्वेश्चन पीजीटी टीजीटी हर जगह पे आया है, हर जगह, एसएसबी पीएससी हर जगह पे आया है। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज जो है वो हमेशा आपके बोथ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर से होगा। कई जगह पे इसी बात पे मुझे गुस्सा आता है, कई जगह पे क्या करेंगे, आंसर की निकालते समय करेंगे टैक्सेशन ओनली, कई बोलेंगे एक्सपेंडिचर ओनली। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहां पे होता है, जहां पे टैक्सेशन और खर्चा भी अलग तरीके से किया जाए। सो बोथ टैक्सेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ देखा जाता है, कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितना टैक्सेशन करना है, तो दोनों देखना है। तो इट इज डी। 29th क्वेश्चन, आज बहुत हम लोग थोड़े से आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। द बेनिफिशियरी कंट्री इन इज अ लार्ज कंट्री The beneficiary country is a large country in the world market for a particular good. Deviation from the optimum tariff will lead to the fall in the welfare. ये देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ऑप्टिमम करेंसी का है, ऑप्टिमम टैरिफ का काम है ये। सोचो क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूं, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, थिंक ऑफ इट, वेटिंग। किसको डेविएशन होगा, राइट। बेनिफिशियरी कंट्री इज अ लार्ज कंट्री, तो लार्ज कंट्री है, यानी कि अगर इसने इंपोर्ट डाल दिया, इंपोर्ट टैरिफ डाल दिया, तो सभी का वर्ल्ड प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सो ये ऑप्टिमम टैरिफ थ्योरी है, क्या होगा यहाँ पे, ऑप्टिमम टैरिफ थ्योरी के हिसाब से लार्ज कंट्री बेसिकली, अगर बेनिफिशियरी इज अ लार्ज कंट्री टैरिफ लगाने के बाद, सो इट कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ द टैरिफ फ्रॉम द डोमेस्टिक कंज्यूमर टू द फॉरेन सप्लायर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर बड़ी कंट्री ने टैरिफ लगा दिया, तो टैरिफ की वजह से जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं उनको जितना मतलब नुकसान होगा, वो नुकसान जो है फॉरेन सप्लायर के पास चला जाएगा, यानी कि जो कंट्रीज इनको एक्सपोर्ट कर रही है, right? Any deviation from such tariff will lead to fall in the welfare of the country. तो ये बिल्कुल वही है, क्योंकि इनको हमेशा फायदा होता है। तो दिस इज द डेविएशन फ्रॉम द ऑप्टिमम टैरिफ विल लीड टू फॉल इन द वेलफेयर, दोनों ये सही है। वर्ल्ड मार्केट में फॉर अ पर्टिकुलर गुड, दिस इज आल्सो राइट। सो आई थिंक आई विल गो विद बोथ ए एंड बी, बिकॉज ये लार्ज कंट्री है, स्मॉल कंट्री का सीधा उल्टा होगा इसका। द आंसर इज ए। The ultimate effect of invisible hand of Adam Smith is that in a competitive economy where, देखिए इनविजिबल हैंड का क्या कहना था, एक ब्रेड वाला जो है वो ब्रेड वाला इसलिए बना है क्योंकि वो चाहता था कि वो ब्रेड वाला बने, राइट। तो इंसानों को अपने हिसाब से छोड़ दीजिए, वो अपने हिसाब से बेस्ट करके लेके आ जाएंगे। ये है कहानी इसकी। आई होप ये समझ में आया, राइट और रॉन्ग। क्या हो गया, द अल्टीमेट इफेक्ट, हाँ ठीक है। any problem, audible visible, right? हाँ, ऑडिबल विजिबल क्लियर है, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। जी, तो एक ब्रेड वाला क्यों है, बिकॉज वो अपनी इच्छा को फॉलो कर रहा है। तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू हिम, बिकॉज वो बनना चाहता था ग्रेट ब्रेड वाला। एक टीचर बनना चाहता है, इसलिए वो बेस्ट करेगा, वो अपने लिए सेल्फ बेस्ट करेगा। और इसी पॉइंट को जॉन नैश ने बाद में तोड़ा था। तो अगर हर कोई अपने लिए बेस्ट देखे, तो वो सोसाइटी के लिए बेस्ट देखेगा, बिकॉज मैं अपना अच्छा देख रहा हूं, आप अपना अच्छा देख रहे हो, बाकी दूसरे लोग अपने अच्छा देख रहे हैं, सभी के सभी अगर अपना अच्छा देखेंगे, सोसाइटी का समेशन अच्छा हो जाएगा। इसी को बाद में नैश ने तोड़ा था। तो एनीवे दिस इज द रे इज द राइट आंसर। okay the time series criteria, okay, the marginal productivity criteria, marginal product growth criteria and marginal per capita per capita investment criteria। अच्छा ठीक है, ओके हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। किसने किसको दिया था, तो किसने दिया था, सबसे पहले टाइम सीरीज क्राइटेरिया जो है हमारे एके सेन साहब है, राइट, एके सेन टाइम सीरीज क्राइटेरिया। फिर आता है सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, दिस वाज गिवन बाय खान, ए ई खान। अच्छा, और क्या है, द मैनेज मार्जिनल पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट, दिस वाज गैलिस्टन एंड लेविस्टन।
तो कैलिस्टन रजिस्टन री इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल ग्रोथ ऑक्टो एक्सटेंड, ये मैं कोशिश करूंगा इन थ्योरीज को लाने की। वैसे भी अभी ये ठीक है, लेट्स आई विल प्लान अ सेशन। ये क्या है, समय श्रृंखला जो है ए के सेन, सामाजिक सीमांत उत्पादकता, ये क्या है, एक सेकंड रुको, सॉरी फॉर दिस। तो ये टाइम सीरीज गोes फॉर ए के सेन एंड देन यू हैव सोशल मार्जिनल ए के खान, marginal productivity goes for this goes for this, marginal per capita income, ठीक है। चलिए this is second third 1 4, second third 1 4, second third 1 4, C is the answer, right? राइट, डन, इंग्लिश में हो गया। ठीक है ठीक है, इंग्लिश वाला भी आ गया। मेरे साथ बाकी हिंदी स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी देख रहे हैं, उनका भी सोचो, उनका भी सोचो। ये होता है, देखो अभी अभी क्या हुआ यहाँ पे, अभी क्या हुआ यहाँ पे, हर कोई अपना बेस्ट इंटरेस्ट देख रहा है, ठीक है। और हुआ क्या, दे आर कमिंग इन द सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू, एक का भला दूसरे का खराब हो रहा है। यहाँ पे जीरो सम गेम हो गया, जो हिंदी वाला है वो इंग्लिश वाला पसंद नहीं कर रहा, जो इंग्लिश वाला है वो हिंदी वाला पसंद नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरीके से एडम स्मिथ यहाँ पे गलत थे, एडम स्मिथ गलत थे, समझ में आया एडम स्मिथ कैसे गलत थे। हर कोई इंसान अपने अच्छी तरह से करेगा, अपने अपने अच्छी तरीके से करेगा, तो क्या होगा, एक दूसरे के सोसाइटी के वेलफेयर में आ गए, वही पॉइंट हुआ यहाँ पे। तो दिस इज द ब्रेक ऑफ एडम स्मिथ, यहाँ पे गलत था पॉइंट ये, एनीवे चलिए दोनों चीज दिखा दी मैंने। हाँ, इफ द सेंट्रल प्रिडिक्शन ऑफ द ग्रोथ मॉडल ऑफ सोलो, देखिए सोलो के केस में पहले मैं जरा ट्राई में चला दूं आप लोगों को, मुझे वो जगह चाहिए। सोलो का मॉडल जो है यहाँ पे याद रखना ध्यान से कि यहाँ पे कुछ एक चीज, जी अकीफा जी, ये ऐसा बोलना गलत है, आई डोंट नो हिंदी, हम हिंदी भाषा में रहते हैं, ये गलत हो जाएगा अगर हम ऐसा बोलेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है नहीं, मातृभाषा तो नहीं, क्या बोलेंगे, हमारी वन ऑफ द लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। गलत होगा अगर मैं बोलूं कि ये ऐसा है। चलिए सोलो मॉडल को देखते हैं, सोलो मॉडल का पढ़ लीजिए आप लोग। यहां पे मैं एक चीज बता देता हूं, सुन लो ध्यान से। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जन में सेम टी, प्लीज राइट इट डाउन, जिनको जिनको जो भूल जाएंगे राइट डाउन, सेम टी टेक्नोलॉजी, सेम पॉपुलेशन पी, ठीक है, सेम पॉपुलेशन, सेम प्रोपेंसिटी टू सेव, सेम टेक्नोलॉजी, सेम पॉपुलेशन, सेम प्रोपेंसिटी टू सेव, और जो डिफर करते हैं वो इनिशियल कैपिटल आउटपुट रेशियो में करेंगे, लेकिन फाइनली दे विल कन्वर्ज, राइट। तो मैंने क्या क्या बोला, इसको याद रख लीजिए, एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सेम टेक्नोलॉजी, सेम सेविंग, सेम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, राइट, बट डिफरेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो, फिर भी दे विल कन्वर्ज टुवर्ड्स एब्सोल्यूट कन्वर्जन, मतलब एक स्टेडी स्टेट में दे विल कन्वर्ज, ये है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, राइट। और यहां पे क्या है, ये है कंडीशनल कन्वर्जेंस, 1962 इसको दोबारा से दिया गया था। कंडीशनल कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस में क्या है, यहां पे सेम टेक्नोलॉजी रहेगा, सेम पॉपुलेशन रहेगा, लेकिन सेविंग डिफरेंट हो जाएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे क्या है, सेम टेक्नोलॉजी, सेम पॉपुलेशन ग्रोथ, बट डिफरेंट सेविंग, सेविंग डिफरेंट होगा, डिफरेंट इनिशियल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये कंडीशनल कन्वर्जेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पर कैपिटल रियल जीडीपी डिफरेंस अमंग द नेशन विल इंक्रीज, पर कैपिटल रियल जीडीपी डिफरेंस अमंग द नेशन विल डिमिनिश, इकोनॉमिक फ्रीडम एज मेजर्ड बाय हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन रिच कंट्री विल इंक्रीज। सो कौन सा होना चाहिए यहाँ पे, क्या होगा, अभी हमने बात किया इसके ऊपर, किसकी, इकोनॉमिक per capita real differences, real GDP difference will diminish, B होगा आंसर, they will converge toward the same steady state capital output ratio, so ये होगा इसका आंसर B,
एब्सोल्यूट कंडीशनल दोनों के हिसाब से दे विल कन्वर्ज टुवर्ड द सेम स्टेडी स्टेट। ये है बी इसका आंसर। यस ओके, गिवन द कंजम्पशन फंक्शन, ये कंजम्पशन, ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। अच्छा यही है क्या, C is equal to 0.75 ओके, इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 110 माइनस 0.25 आई। अच्छा क्या बोला, आईएस कर्व निकालना है। अच्छा तो आईएस कर्व क्या होता है, इट इज y इज इक्वल टू सी प्लस आई। मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे तो कुछ और लिखा है, यही होगा। आई डोंट नो, आई मीन वेदर आई एम डूइंग इट राइट, सही क्वेश्चन है कि नहीं, यहाँ मुश्किल हो जाएगा समझना। लेट्स स्टार्ट विद दिस, एक बार करके देखता हूँ इसको, आंसर मैच हो जाना चाहिए। सो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी है दे रखा है 0.75 प्लस 110 माइनस 0.25 आई, y ये क्या है, y है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0.25 y इज इक्वल टू 110 0.25 आई, y इज इक्वल टू 110 अपॉन 0.25 माइनस 0.25 0.25 आई, ये कट गया 1, 1100 अपॉन 11,000 divided by 25, it is 441, 440 minus I, y, so 440 minus I, ये आंसर आना चाहिए, ये नहीं है 400, ये वाला, इट इज आंसर इज बी, आंसर इज बी। तो सही था क्वेश्चन, अगर आंसर मैच हो गया तो ये सही आंसर है, बी फॉर श्योर। नहीं मुझे वहां पे डाउट क्या हुआ कि सी के बाद में सी बार नहीं है, तो मुझे इसलिए लगा थोड़ा सा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Okay, 17 question more and then we will wind up. 15 question more, sorry. Arrange the following in the chronological order. PC Mahanobi's second 5-year plan. इनको chronology में बिठाना है। Introduction of the rolling plan. Rolling plan कब किया गया था? 1 साल का। Yes, rolling plan. Rolling plan. Plan holiday 66 से 69. Rolling plan 78 to 80. भारतीय नहीं, भाजपा जनता दल गवर्नमेंट आई थी यहाँ पे। 53 सॉरी एक सेकेंड, 56 ये वाला है, दिस इज 1956 से लेके 61। इंट्रोडक्शन ऑफ द रोलिंग प्लान वाज 78 80, फिर इंदिरा गांधी जी दोबारा आती हैं। डिक्लेरेशन ऑफ प्लान हॉलिडे 1966, पाकिस्तान वॉर 79, एंड इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी ये था 2012, लास्ट प्लान था ये, 12th 5-year प्लान, तो 2012। तो अब जरा देखें इसको, तो ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी, बी इज द आंसर, इट शुड बी बी, ठीक है। पीसी महानोबी सेकंड 5-year प्लान 66 और 69, यस 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 बिल्कुल, नहीं नहीं इंक्लूसिव 2012, इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। 56, 78, 70, 96, 2007, 2012, yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्या है यहाँ पे, द सीपीआई इन्फ्लेशन रेट इन अ कंट्री इज गिवन लाइक दिस। देखो क्या है ये, 2013 9,7,652, डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 2 फिर 1 फिर 1, हाँ फिर 3, इन्फ्लेशन रेट है ये रेट है जो कि इंक्रीज हो रहा है, ये प्राइसेस नहीं है, इन्फ्लेशन रेट हो रहे हैं। सो 97652 ये क्या है यहाँ पे, 97652 ये कम हो रहा है, इट इज फॉलिंग, ये इन्फ्लेशन रेट नहीं, ये बेसिकली इन्फ्लेशन रेट है, दिस इज नॉट द प्राइसेस, ये चेंजेस हम ऐसे नहीं दे सकते। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन घटते क्रम में बढ़ रहा है। सो यहाँ पे देखिए 9 था, इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, डिसइन्फ्लेशन उल्टा चल रही है। तो ये है 7 फिर 6 फिर 5 फिर 2, बढ़ रहा है लेकिन घटते क्रम में बढ़ रहा है, तो आंसर शुड बी डिसइन्फ्लेशन।
ये रहा हिंदी, यस। अब स्फीति, अपस्फीति, राइट, दिस शुड बी द आंसर। Which among the, क्या है ये, okay, which among is the following states has the smallest part of urban population as per the census? ये देखिए ये क्वेश्चन घूम के आया था हिमाचल प्रदेश के हिसाब से, अर्बनाइजेशन के हिसाब से, तो आंसर इज हिमाचल प्रदेश, कोई इसमें दो राय की बात नहीं है। इट शुड बी द हिमाचल प्रदेश। द सेम क्वेश्चन केम इन 2020। If the price data for 1980 and 2000 are given and the quantity data are given only for the year 2000 के लिए, so आपके पास quantity year कितना दे रखा है, Q1, तो प्राइस डेटा जो दे रखा है P0 P1 बेस ईयर है ये, एंड टेकिंग 1980 एज अ बेस, तो क्या दे रखा है आपके पास P0 Q1 अपॉन P1 Q1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, व्हाट यू हैव हियर, कौन सा चीज रहेगा यहाँ पे, पास्चेज या लेस्परेज, कौन सा वाला है, yes it is purchase, right, changes in the general price level, current quantity रहेगा इसमें, राइट, बेस क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, बेस क्वांटिटी वी डोंट नीड Q0, इसलिए ये पास्चेज है। लैस्प्रेज में हमें बेस क्वांटिटी चाहिए होगा। नेक्स्ट, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है एक जब होगा तो दूसरा नहीं होगा, राइट, एक जब होगा तो दूसरा नहीं होगा, एक के होने ना होने, एक के होने से दूसरे में फर्क पड़ेगा, यानी कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, राइट, सो ईदर और है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। तो यहां पे क्या होगा, व्हाट इज द आंसर, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, which one is correct, probability of A plus B, probability of A plus B is equal to probability of A plus probability of B माइनस, ये नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस A इंटरसेक्शन B, ये नहीं होगा क्योंकि ये जीरो है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है या तो ये, या तो ये, या तो वो। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब है सारा कुछ, सारा ऑप्शंस, मतलब पूरा एग्जॉस्ट कर दिया सारे ऑप्शंस, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, होना ना होना, शून्य ना शून्य, सब कुछ ले लिया इसमें। तो दिस इज द केस जहां पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है दोनों के बीच में, राइट आंसर शुड बी ए। इफ अ सैंपल ऑफ 100 इज टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 1000, 1000 पॉपुलेशन के क्वेश्चन हमने उस दिन पहले भी किया था, कुछ दिन पहले भी किया था, 1000 की पॉपुलेशन है, 100 सैंपल हमें लेने हैं, फार्मर कंसिस्टिंग ऑफ मार्जिनल स्मॉल एंड लार्ज फार्मर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट सैंपलिंग मेथड। तो देखिए आपके पास डिफरेंट 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 यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टार्टा दे रखा है, राइट, तो डिफरेंट क्लासेस है आपके पास, यहाँ पे आपके स्टार्टा दे रखा है, स्टार्टा का मतलब क्लास, क्लास का मतलब जहां पे डिफरेंट हेट्रोजीनियस ग्रुप है, तो योर पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द हेट्रोजीनियस ग्रुप, सो मार्जिनल स्मॉल एंड लार्ज, तो इसीलिए इनको डिफरेंट क्लास में तोड़ेंगे, एंड दैट इज व्हाई विल गो फॉर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। एक चीज देखिए, सभी को मैं ये बोलूंगा, आई जस्ट वांट टू हैव अ क्लियर मैसेज टू एवरीवन, बहुत सारे लोग हैं जो कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, एक बात दिमाग में रख लीजिए, आप लोग मेरे साथ इतने क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं, बहुत ध्यान से रखना कि पेपर्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नेट का क्वेश्चन नेट में रिपीट हो ना हो, नेट का क्वेश्चन इज अ बेंचमार्क। जिस दिन आपने ये दिमाग में रख लिया, जिस दिन आपने ये एजम्पशन कर लिया कि नहीं सर आप सही बोल रहे हैं, यही क्वेश्चन पीजीटी में आता है, यही क्वेश्चन टीजीटी में आता है, यही क्वेश्चन बाकी सब जगह आता है, तो अगर प्रैक्टिस करनी है तो सही तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, नेट की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, जिनको नेट नहीं भी देना वो भी इसमें आ जाएगा। सर एक्सप्लेन सून, मैं कोशिश कर रहा हूं मैडम, 1 घंटे में हमने 42 क्वेश्चन कर लिया, इससे ज्यादा सून 1 घंटे से मैं कॉन्टिन्यूसली बोले जा रहा हूं, तो जितने भी क्वेश्चन है आप देखिए सारे के सारे क्वेश्चन सेम चलते हैं। अच्छा एनीवे, यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि स्ट्रैटिफाइड वहां पे होगा जहां पे आपका हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होगा, क्लस्टर सिस्टमैटिक एंड सिंपल चलेगा जहां पे होमोजीनियस चलता है, तो होमो सेम, वहां पे ये स्ट्रैटिफाइड हेट्रो में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of square of deviation of set of values, sum of square of deviation of a set of values is minimum when deviations are taken from
अर्थमेटिक मीन सम ऑफ लीस्ट स्क्वायर, बेसिकली ये वही पूछ रहा है आपसे, सम ऑफ लीस्ट स्क्वायर दैट इज समेशन ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर, दिस इज अ लीस्ट स्क्वायर, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पर्पसिव सैंपल, क्या करना है इसमें? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑन द कोड, अच्छा मैच करना है क्या? ओके क्या करें, कहां से? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा सैम्पलिंग तो जाएगा आपके मीन मीडियन मोड, नॉन प्रोबेबिलिटी, पर्सपेक्टिव चला गया, नॉन प्रोबेबिलिटी ये चला गया इधर, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोड में जाएगा, मैंने गलती की है यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए, तो ये गलत हो जाएगा, इट शुड बी मोड एंड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी, कुछ गड़बड़ चल रहा है, काई स्क्वायर, कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे। ओके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काई स्क्वायर जा सकता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर, सैम्पलिंग काई हाँ यही होगा, सैम्पलिंग काई, सैम्पलिंग काई डिस्क्रीट के साथ पॉइजन, मेजर ऑफ सैम्पलिंग ये एंड दिस इज दिस, तो ये क्या होना चाहिए, सेकंड 1 4 3, second 1 4 3, this is answer A, sorry C is the answer, C is the answer. Many developed countries demand that the natural movement of the natural resources across the country should be promoted. The developing country have competitive advantage in the labor intensive services. Okay, यहाँ पे पॉइंट क्या है, इसको हिंदी में पढ़ लीजिए एक बार। कई विकासशील देशों की मांग है कि देशों में प्राकृतिक व्यक्तियों की आवागमन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। श्रम प्रधान सेवाओं में विकासशील देशों को तुलनात्मक रूप से लाभ प्राप्त होगा, ये है। एनीवे जो मुझे समझ में आया, मेनी डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड दैट द मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन अक्रॉस शुड बी प्रोमोटेड। इसमें देखिए, इसमें दो राहें हैं। सो जो फ्री मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज होंगे तो क्या होगा, यहाँ के चीप लेबर वहां चले जाएंगे, वहां जाके उनको फायदा मिलेगा, दे कैन वर्क अपॉन दैट देयर, और ये उनके लिए अच्छा रहेगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज को कंपैरेटिव एडवांटेज है लेबर इंटेंसिव सर्विसेज में, तो डेवलपिंग कंट्रीज से जितने भी लोग जा सकते हैं उनके देश में लेबर इंटेंसिव, लेबर सस्ता है, बाहर जाएगा, वहां पे लोगों को फायदा मिलेगा। सो क्योंकि ये इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनके पास लेबर इंटेंसिव सर्विसेज ज्यादा है, लेबर इंटेंसिव ज्यादा है, तो इसलिए दिस इज देयर कंपैरेटिव एडवांटेज। So A and R both are true. R is the correct explanation because developing countries में labor ज्यादा होता है. A is right. Okay. Revealed preference theory exclude the explanation of given good. Revealed preference theory जो है वो given good के बारे में कुछ बात नहीं कर सकती है because it only considers the positive income elasticity of demand. So revealed preference theory सिर्फ आपको ये बोल सकती है कि ये normal good है या नहीं है, ये given good के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी कंसीडर ओनली द नेगेटिव, गलत है, ये नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे होगा पॉजिटिव इनकम। सो कंसीडर ओनली द पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी को नहीं देखती है, इसीलिए ये हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, बिकॉज ये सही लिखा है, एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाती है गिवन गुड, बिकॉज गिवन गुड को वो तभी एक्सप्लेन कर पाएगी जब वो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी को कवर करेगी। ये आरपीटी थ्योरी कैन नॉट कवर दैट पार्ट। Next, India's agriculture still absorb a major part of the workforce, right? 47% of the India's agriculture employment is still in the agriculture sector. Employment elasticity in agriculture sector is high. ये थोड़ा गड़बड़ पॉइंट लग रहा है मुझे, रीजन वाला। Reason is somehow wrong. It is not like that. एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी मतलब जितना चाहे आप इलास्टिसिटी कर सकते हैं, जितना चाहे आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, नहीं, ये गलत है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज लो, फिर भी पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए एमपीएल इज इक्वल टू 0, इसलिए लोग वहां पे रहते हैं। फ्रीडमैन आर्ग्यूज दैट मनी डिमांड इज अ स्टेबल फंक्शन। फ्रीडमैन ने क्या कहा था, स्टेबल डिमांड फंक्शन, या ये बिल्कुल क्लास मॉनेटरिस्ट ने कहा था दैट मनी डिमांड फंक्शन इज अ स्टेबल फंक्शन, बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इट्स अ स्टेबल। Friedman treats money as one type of the asset in which the wealth holder can keep a part of their, yes, return on equity, return on bond, सब कुछ होता है इसके अंदर। But R is not an explanation of A.
money demand is stable because he has treated asset नहीं. So A is right, R is right, but R is not an explanation. देखिए R इसलिए explanation का correct answer नहीं है क्योंकि दोनों सही है, लेकिन मनी इज जस्ट टाइप ऑफ द एसेट. ऐसा नहीं है कि मनी रिटर्न ऑन वेल्थ है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, बॉन्ड्स पेपर है, तो इसलिए वो डिमांड स्टेबल है. नो. सो बोथ ऑफ देम आर राइट. R is not a correct explanation of A. It is stable because velocity is stable. Next. Okay, I'm done then. Oh, good. पता ही नहीं चला. Great. चलिए, so this is the ऑल इंडिया मेगा मॉक चैलेंज. पेपर 2 का है. कब है देखें जरा हम. लाइव डेट इकोनॉमिक्स 2 अक्टूबर. बहुत सारे लोग पेपर देने वाले हैं 2 अक्टूबर को. जी जी, लाइव मॉक डेट है अक्टूबर 2. सभी के अच्छे नंबर चाहिए मुझे. ऑल इंडिया, चाहे जो पेपर जो ग्रेड अप ऐप पे है, चाहे वो नहीं है, एवरीबडी कैन गिव दिस पेपर. सो लेट्स कम एंड टेक दिस पेपर. टेक इट एज अ मॉक चैलेंज. पूरे ऑल इंडिया में आपको एक ड्रेस रिहर्सल मिल जाएगा. चाहिए. सो गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर को हम ये पेपर आएगा और मैं टाइम बता दूंगा आपको कब है. तो इससे पहले आप एक बार प्ले स्टोर से जाके ग्रेड अप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. पेपर 1 का आप देख सकते हैं एवरी संडे. सितंबर 5 सितंबर यानी कि परसों, फिर 12 सितंबर, फिर 19 सितंबर, फिर 26 सितंबर, फिर 3 अक्टूबर. देखिए मुझसे ये मत बोलना कि सर आपने पेपर 1 के तो 5 टेस्ट करवा दिए, पेपर 2 के और 2-4 करवा दो. तो 2-4 करने के लिए मुझे 4-5 यूट्यूब के सेशन बंद करने पड़ेंगे. 100 क्वेश्चन बनाना और 3-4 पेपर को आपके साथ सॉल्व करना आपके हिसाब से है. ट्रेड ऑफ बता देना, मुझे जो करना है मैं कर दूंगा. ओके, नेक्स्ट सेशंस टुडे 7:30 लीनियर प्रोडक्शन एंड फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन. तो ये कुछ अगर मैजिक देखना है तो आज शाम को ज्वाइन कीजिए 7:30 बजे 15 मिनट के लिए. एंड लाइफ चेंजिंग ये रहेगा. आपको अगर ये समझ में आ गया तो कॉप डगलस, सीईएस, प्रोडक्शन फंक्शन, वेरिएबल इलास्टिसिटी फंक्शन सब कुछ समझ में आ जाएगा. तो ये है बेस. आज यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, फिर कॉप डगलस में जाऊंगा, फिर सीईएस में जाऊंगा, फिर वेरिएबल इलास्टिसिटी में जाऊंगा. तो इसको भूलना मत. और ये कल मैं मिलूंगा आपसे 7:30. ठीक है, कल शनिवार 7:30. मेक श्योर 7:30. सभी को बता रहा हूं इस चीज को. एंड ऑल ऑफ यू प्लीज डू नोट, आई विल गिव यू दिस पार्ट. दिस इज अ लिंक सभी के लिए. ऑल ऑफ यू कैन जस्ट ऐड दिस लिंक टू योर क्या कहते हैं, ऐड दिस लिंक टू योर लाइब्रेरी. श्रद्धा, यू कैन जस्ट लिसन टू द रिकॉर्डिंग पार्ट. आई एम रियली सॉरी, टायर्ड हूं थोड़ा सा. आप एक बार सुन लीजिए रिकॉर्डिंग में, कल देख लीजिए. जो लिंक मैंने आपको दिया, प्लीज मेक श्योर दैट यू ऐड दिस टू योर लाइब्रेरी, क्योंकि ये फिर एक्सपायर हो जाएगा. आई कैन नॉट डू दिस. तो होमोजेनिटी, होमोथेटिसिटी लॉग इन करके डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए. एंजॉय देम एंड कीप इट विथ योरसेल्फ. फाइन. सो वील मीट एट 7:30 नाउ. एंड दोज हु हैव नॉट लाइक्ड इट, अगर मन करे तो लाइक कर दीजिए, नहीं मन करे तो मत कीजिए. ठीक है, टोटली अप टू यू. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. 7:30 वी आर गोइंग टू मीट. एंड कमेंट जरूर करना, मुझे कमेंट देखने में बहुत मजा आता है. जो भी आप लिख रहे हैं, चाहे गंदा लिखना है चाहे अच्छा लिखना है, लिखो जरूर. बाय बाय.